पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं नुपुर चारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टिकाऊ खेती पर तकनीकी जानकारी, सरकार द्वारा चलाई जा रही उष्ट्र विकास योजना किसानों के लिए लाभकारी। कृषि में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से जहां खेती की लागत में वृद्धि हुई है, वहीं मृदा उर्वरता में निरंतर कमी आ रही है। आज देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं विगत वर्षों से प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से हमने बहुत कुछ खो भी दिया है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप टिकाऊ खेती पर ध्यान दें। तो क्या है ये टिकाऊ खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांगराना, जिला जयपुर के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर BL यादव। टिकाऊ खेती इस जो अभी टाइम चल रहा है, वर्तमान चल रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और अपना जो खेती का एरिया दिन प्रतिदिन घट रहा है। और आने वाले टाइम में खाद्यान्न है, दलहन है, तिलहन है, इनकी बहुत अधिक मात्रा में जो आवश्यकता होगी। इसको पूरा करने के लिए हमारे को जो है टिकाऊ खेती की बहुत आवश्यकता है प्रेजेंट में। किसान भाइयों, सबसे पहले जानते हैं टिकाऊ खेती है क्या। वह खेती है जो मानव की वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को अन्न, चारे, वस्त्र तथा ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने, जिसमें परंपरागत विधियों एवं नई तकनीकों का समावेश हो, भूमि पर दबाव कम पड़े, जैव विविधता नष्ट न हो, रसायनों का कम प्रयोग, जल एवं मृदा प्रबंध को सही रखते हुए फसलोत्पादन एवं फलोत्पादन को बढ़ाना ही टिकाऊ खेती है। टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्रिया इस प्रकार से हमको करना चाहिए। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए देसी खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, फसल अवशेष एवं उचित फसल चक्र का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। हानिकारक कीट एवं रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, वर्षा जल भरण, मृदा वायु संचार हेतु खेत की गर्मी में गहरी जुताई करें। वर्षा जल संरक्षण, भूमि सुधार, भूमि कटाव एवं पोषक तत्वों की हानि को रोकने के लिए खेत में को समतल करके मेड़बंदी करना चाहिए। अधिक उत्पादन, कम समय में पकने वाली, कम पानी चाहने वाली फसलों की उत्तम किस्मों का शुद्ध बीज उपयोग में लेना चाहिए, जिससे कि टिकाऊ खेती जो है अपन कर सके। फसल की उचित बीज मात्रा, बीज की दर, बीज को हमेशा फफूंदनाशक, कीटनाशक एवं जीवाणु खादों से उपचारित करके समय पर बुआई करना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी एवं पौधे से पौधे की दूरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि अधिक उत्पादन मिल सके। फसलों में मृदा की जांच के सिफारिश अनुसार संतुलित खाद एवं उर्वरकों का समय पर उपयोग करना चाहिए। उचित समय पर एकीकृत खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए, पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए एवं सिंचाई प्रबंधन करना चाहिए, और जिससे कि फसल का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जल बचत एवं आर्थिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई के लिए फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाना चाहिए, जिससे पानी की बचत होगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। और एक ये टिकाऊ खेती का महत्वपूर्ण जो क्रिया है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय पर कीट एवं पौध व्याधि नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण जो है क्रिया है ये टिकाऊ खेती की, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय
समय पर कीट एवं पौधव्याधि नियंत्रण हेतु समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन प्रणाली अपनाना चाहिए। फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए समय पर कटाई, सफाई, सुखाई एवं ग्रेडिंग करके मंडी में ले जाए। भूमि की उर्वरा शक्ति का ध्यान रखा जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है टिकाऊपन उपलब्ध हो सके और एक जो प्रोडक्शन लेवल है, उत्पादन है, वो जो है घटे नहीं, कंटिन्यू जो है बढ़ता रहे। टिकाऊ खेती के लाभ जो इस प्रकार से हैं। मृदा की उर्वरक शक्ति को न केवल बनाए रखता है बल्कि उसमें वृद्धि भी करता है। पोषक तत्वों को संतुलित एवं दीर्घकालीन उपयोगी बनाता है। मृदा में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की पर्याप्त संख्या को बनाए रखता है। भूमिगत जल स्तर को बनाए रखना, रसायनों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले प्रदूषण का कम होना, प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग पर बल देना, अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार लेना है। और बढ़ती हुई जनसंख्या का जो दबाव है, उन खाद्यान्नों की जरूरत पड़ेगी वो पूरा कर सके। खाद्यान्न है, तिलहन है, दिलहन है, सभी की पूर्ति पूरी होती रहे। इसलिए टिकाऊ खेती जो बहुत महत्वपूर्ण है और ये जरूरी है। टिकाऊ ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की तरफ। हमारे राज्य में दूर तक फैला रेत का समंदर और इस रेत के समंदर में मनुष्य के हर कदम पर साथ देता रेगिस्तान के जहाज के नाम से मशहूर ऊंट। रेगिस्तान में ऊंट मनुष्य के सुख दुख का सहभागी बनकर उसके सभी कार्यों जैसे कि परिवहन, खेती, सेना की गश्त इत्यादि को आसानी से बखूबी करता है। और ऊंटों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उष्ट्र विकास योजना भी चलाई जा रही है। तो ये योजना किसानों के लिए कैसे लाभकारी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजकीय पशु चिकित्सालय गोविंदगढ़, जिला जयपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद अग्रवाल। राजस्थान में ऊँटों के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर प्रदेश सरकार काफ़ी चिंतित है और उनकी घटती संख्या को देखते हुए वर्ष 2014-15 में ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया है। रेगिस्तान के जहाज के नाम से प्रसिद्ध ऊँट आज प्रदेश में ऊँट खात्मे की ओर है। इस समस्या को देखते हुए शासन ने ऊँटों को बचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, ताकि ऊँट विलुप्त ना हो और इसे बढ़ाया जा सके। तो इस समय ऊँट पालन के लिए कौन कौन सी स्कीम शासन द्वारा चलाई जा रही है और पशुपालक इसका लाभ कैसे उठाएं, इस बारे में आइए जानते हैं। उनके संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु 2 अक्टूबर 2016 को राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उष्ट्र विकास योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2016 के बाद में पैदा होने वाले ऊँटनियों के बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। किसान भाइयों, अभी आपने जाना ऊँट संरक्षण के लिए चलाई जा रही स्कीम ऊँट विकास योजना के बारे में। अब जानते हैं इस योजना में मिलने वाली धनराशि और इसे लेने के लिए पशुपालक को पूरी की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। इस राशि के लेने के लिए ऊँट पालक को अपने ऊँटों का पंजीकरण कराना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत ऊँटनी व ऊँट के बच्चे दोनों के टैगिंग की जाती है। वह राजस्थान सरकार की सभी संस्थाओं में, पशुपालन विभाग की सभी संस्थाओं में ऊँटों के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आवेदन पत्र उपलब्ध है और उस आवेदन पत्र को भरना होगा और भामाशाह कार्ड ऊँट पालक के पास होना इस योजना के लाभ के लिए आवश्यक है। इस योजना में ऊँट पालक को अपनी ऊँटनी के ब्याने की सूचना पशुपालन विभाग के किसी भी संस्था में देने पर ऊँटनी व ऊँट के बच्चे के दोनों के टैगिंग की जाती है और जन्म के समय 3,000 रुपये की राशि उसको नगद सहायता के रूप में दी जाती है। 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है उसके दौरान फिर 3,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है और 18 माह का बच्चा होने पर 4,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस प्रकार से कुल 10,000 रुपये की सहायता राशि ऊँट पालक को
ऊँटनी के डिलीवरी पे यानी ब्याने के समय दी जाती है। इस प्रकार से राशि देके ऊँट के प्रजनन को बढ़ावा देते हैं, संरक्षण को बढ़ावा देते हैं, ताकि ऊँटों की संख्या में वृद्धि हो। ऊँट पालक समृद्धिशाली बने और उसके बढ़ावा दें। और ऊँटों की जो अकाल मृत्यु होती है, इस योजना में ऊँटों का भामाशाह बीमा योजना के अंतर्गत बीमा भी कराया जाता है, जिससे उसको आर्थिक हानि भी नहीं हो, इस कारण उसको संरक्षण भी दिया जाता है। आलू की अगेती बुआई करने का ये समय उचित है। इस समय आलू की कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों की बुआई की जाती है, जिसकी खुदाई करके आप गेहूं की भी फसल समय से ले सकते हैं। अगर आप अगेती आलू की खेती करना चाहते हैं तो इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और बुआई की सही तकनीक क्या है, जानते हैं कृषि विशेषज्ञ श्री कृष्ण यादव से। आपको आलू की अगेती फसल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, ताकि आप भरपूर उत्पादन और समय से ले सकें। चूँकि अगेती आलू की फसल उन खेतों में की जाती है जिसमें हमें रबी में अगली फसल लेनी होती है, जैसे गेहूं आदि। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम सितंबर के मध्य में आलू बोने की तैयारी करके आलू का रोपण कर लें। आलू लगाने के लिए जो अगेती प्रजातियां उन्हीं का प्रयोग करें। आलू की अगेती प्रजातियों में आप कुफरी अशोका, कुफरी बहार या कुफरी सूर्या का चुनाव करें। अगर आपको कुफरी सूर्या प्रजाति उपलब्ध हो जाए तो आप इसका ही चुनाव करें, क्योंकि इस समय तापमान अधिक रहता है और इस प्रजाति में अधिक गर्मी सहने की क्षमता होती है, जिसके कारण इसका उत्पादन अन्य प्रजातियों से अधिक है। बीज स्वस्थ लें, प्रमाणित लें और बीज का जो साइज है वो भी आकार भी ठीक होना चाहिए। और प्रति हेक्टर जो अगेती आलू की फसल है उसमें करीब 20-25 कुंटल प्रति हेक्टर आलू बीज की आवश्यकता पड़ती है। औसत दर्जे के आलू को लें। साथ ही आलू की बुवाई हम कूड़ में करें और सही नमी पर करें। आलू अगेती आलू में रोग लगने की संभावनाएं भी काफी होती हैं और कीड़े मकोड़े की संभावना भी ज्यादा होती है। इसलिए बोने से पहले हम भूमि शोधन कर लें, और ताकि भूमि से लगने वाली जो बीमारियां उससे बचाव किया जा सके। और भूमि शोधन के साथ साथ बीज शोधन भी आवश्यक है। खड़ी फसल में रोग न आए, इसके लिए ये जरूरी है कि आप मिट्टी और बीज को उपचारित करें। मिट्टी को उपचारित करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी की 2 किलोग्राम मात्रा 100 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में मिलाकर 1 सप्ताह तक रख दें। इस बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। उसके बाद 1 हेक्टेयर खेत में छिड़क कर जुताई कर दें। इसके अलावा बीज का उपचार भी जरूर करें। इसके लिए ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम की 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर बीज उपचारित करें। और बोने से पहले संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। और बहुत लाजमी है अच्छी फसल लेने के लिए कि आप कंपोस्ट या हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें, ताकि संपूर्ण जो पोषक तत्व हैं वह फसल को प्राप्त हो सके। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके लिए पहले मृदा परीक्षण जरूर कराएं। मृदा परीक्षण अगर नहीं करा पाते हैं तो इस दशा में आप इन बताए जा रहे उर्वरकों का प्रयोग करें। यूरिया की 100 किलोग्राम मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय ही प्रयोग करें। शेष 180 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग आप खड़ी फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था पर करें। और चूंकि गर्मी ज्यादा सितंबर में होती है, इसलिए आलू को काट कर बिल्कुल मत बोएं, समूचा आलू ही उसमें रखें, तब आप सही लाभ ले पाएंगे। और आलू को मेड़ पर बोएं और खरपतवार नियंत्रण हेतु हम निराई गुड़ाई करके उसमें खरपतवार से उसको रखें। किसान भाइयों, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप चाहें तो रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज तमाम प्रकार के ऐसे रसायन बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग बुआई के 2-3 दिन में करके फसल को खरपतवारों से मुक्त कर सकते हैं। सही नमी पे बोने के बाद आलू जब हमारा करीब 20 दिन का हो जाए तो उसमें निराई करके और हल्की मिट्टी चढ़ा दें, ताकि खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा और आलू का विकास भी सही होगा। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ की दलहनी फसलों जैसे मूंग, मोट, चवला इत्यादि की पकी हुई फलियों की तुड़ाई कर लें। मूली, पूसा, रश्मि की बुवाई करने के इच्छुक कृषक आवश्यक आदानों की अग्रिम व्यवस्था कर लें। मूली की बुवाई के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर रखें एवं बुवाई से पहले 20 किलो नत्रजन, 48 किलो फास्फोरस तथा 48 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देवें। अगेती मटर लेने के इच्छुक कृषक खाली पड़े खेतों की जुताई कर तैयार कर लें तथा आवश्यक आदानों की अग्रिम व्यवस्था कर लें। अर्किल, हरा बोना, जवाहर मटर, 4 मटर अगेती 6 मटर अगेती फसल की उन्नत किस्में हैं। बैंगन की शरदकालीन फसल में छोटी पत्ती रोग की प्रकोप की संभावना है। इस रोग के प्रकोप से पत्तियां छोटी रह जाती हैं तथा गुच्छों के रूप में तनों के ऊपर उगी हुई दिखाई देती हैं। पूरा रोग ग्रस्त पौधा झाड़ी नुमा लगता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु रोग ग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें तथा मेलाथियोन 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अमरूद में फल मक्खी के प्रकोप की संभावना है। फल मक्खी के नियंत्रण हेतु प्रभावित फलों को इकट्ठा करके भूमि में गहरा गाड़ दें तथा मेलाथियोन 50 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है जिला उदयपुर के कृषक दिनेश कुमार ने। आप धान की फसल में समन्वित कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दिनेश कुमार जी आपकी जानकारी है तो प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। समेकित नाशी जीव प्रबंधन में आखिरी विकल्प रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। चूहा। बीज बुवाई से पहले उत्पाद बेचने तक चूहा धान की फसल को अत्यधिक हानि पहुंचाता है। रोपित खेत में धान की फसल को पानी के ऊपरी भाग को तिरछा में 45 डिग्री कोण में पौधों को काट देता है तथा दुग्ध अवस्था में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस समय यह दूसरा आहार नहीं लेता है। दानों को काटकर ले जाकर अपने बिलों एवं सुराखों में जमा करता है तथा अपने लिए खाद्य का प्रबंधन करता है। अधिक चौड़ाई वाले मेड़ तथा खरपतवार वाले क्षेत्र इसका निवास स्थल हैं। धान की कटाई के बाद खेतों एवं खलियानों, गोदामों एवं घर में रखे धान को चूहे काफी हानि पहुंचाते हैं। यदि इनका अधिक प्रकोप हुआ तो किसानों को लागत भी मिलना मुश्किल हो जाती है। ऐसे उदाहरण वाले किसान काफी देखे गए हैं। चूहे का नियंत्रण। चूहा प्रकोपित वाले गांवों एवं क्षेत्रों के सभी किसानों को सामूहिक रूप से मिलकर नियंत्रण करना चाहिए। यदि प्रकोपित क्षेत्र में एक साथ नियंत्रण कर लिया जाए तो प्रकोप नहीं के बराबर होता है। यांत्रिकी विधि में चूहेदानी का प्रयोग। फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही चूहेदानी का प्रयोग करके चूहे का नियंत्रण करना चाहिए। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे से पहले चूहे के सुराखों एवं बिलों को धुआं करके चूहों को मारने का उपाय करना चाहिए। इस विधि से ब्लोअर पाइप को चूहे के छेद में डालकर उसके उपरांत धुआं बाहर न आने के लिए गीली मिट्टी से सुराखों एवं बिलों को बंद कर दें। 2 से 3 मिनट तक धुआं करने से बिना ऑक्सीजन के चूहे मर जाते हैं।
विष नियामक जैसे ब्रोमोडायलोन या जिंक फॉस्फाइड दवा का प्रयोग करें। ब्रोमोडायलोन दवा ज्यादा प्रभावी एवं सुरक्षित है। इसका प्रयोग करते समय बिना विष दवा देकर चूहे को आकर्षित करना जरूरी नहीं है। धान की खुद्दी 2 भाग तेल 2 भाग कीटनाशक को मिलाकर विषाक्त चारा बनाना चाहिए। प्रत्येक छेद में 10 से 15 ग्राम विषाक्त चारा पैकेट जैसा बनाकर अंदर डाल दें। पूरे फसल अवधि में इस दवा का प्रयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। खेत के चारों तरफ मेड़ से 1 मीटर अंदर नारियल खोल 4 स्थानों पर रखे भूमि के बीचों बीच 1 नारियल खोल रखना चाहिए तथा प्रत्येक नारियल खोल में ब्रोमोडायलोन 50 ग्राम विषाक्त चारा रखना है एवं सप्ताह में 1 बार इसे बदलकर नए तरीके से पुनः उसे बनाकर फिर रखना है। जिंक फॉस्फाइड दवा का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो पूरी फसल अवधि में 1 बार ही प्रयोग करें। अगर फिर भी चूहा बच जाए तो एल्युमिनियम फॉस्फाइड टेबलेट प्रत्येक छेद में डालकर इसका नियंत्रण किया जाता है। इस टैबलेट को सुबह 10 बजे से पहले छेद में डालकर गीली मिट्टी से बंद कर दें। रासायनिक दवा के प्रयोग से पहले किसानों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए। बिना जानकारी के प्रयोग से उसी समय कीट का नियंत्रण हो जाए तो भी दूसरे कीट का प्रकोप होने की संभावना ज्यादा होती है। वह है फसल की अंतिम अवस्था में फोरेट दानेदार दवा प्रयोग करने से कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। कार्बोफ्यूरॉन दानेदार का 2 बार से ज्यादा प्रयोग करने से पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। धान की फसल में मिथाइल पैराथियोन सिंथेटिक पैराथॉइड्स के प्रयोग करने से कीट पेनिकल माइट का प्रकोप ज्यादा होता है। इसलिए रासायनिक दवा के प्रयोग के समय किसानों को जानकारी होनी चाहिए। भूरा एवं हरा फुदका कीट और आवरण झुलसा रोग के नियंत्रण के समय पौधे की निचली सतह पर शक्ति चलित छिड़काव यंत्र से छिड़काव करना चाहिए। गंधी बग और पैडी माइट के नियंत्रण के लिए छिड़काव करते समय पहले खेत के चारों तरफ छिड़काव करते हुए खेतों के बीच में छिड़काव करें। अभी तक जो अनुशंसित दवा है वो हस्तचलित छिड़काव यंत्र के लिए है। पावर स्प्रेयर या मिस्ट ब्लोअर के प्रयोग पर रासायनिक दवाओं की तिगुनी मात्रा करनी होगी। हस्तचलित छिड़काव यंत्र से प्रति एकड़ 200 से 250 लीटर रासायनिक द्रव्य का छिड़काव कर रहे हों और अगर पावर स्प्रेयर है तो 80 से 100 लीटर रासायनिक द्रव्य का प्रयोग करना है। किसी भी प्रकार के छिड़काव यंत्र से छिड़काव करने पर प्रति एकड़ में दवा की मात्रा बदलती नहीं है। देख लिया आपने शस्य यांत्रिकी जैव विधि को समोवेशित करके लगभग 80% कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। बचे हुए कीट को रासायनिक दवा से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर समेकित नाशी जीव प्रबंधन अस्त्र आपके साथ है तो धान का भंडार आपके पीछे आएगा। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए गोभी वर्गीय फसलों में जरूरी कार्य। पशुओं में विषाक्तता की समस्या और इससे बचने के उपाय। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।